हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार। आप इग्नू वाले सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आपके लिए सारे असाइनमेंट की तैयारी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप ऑफिस से संपर्क करें या एसएप क्लास ऐप पे जाके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना एडमिशन करें। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली पूरा एजुकेशन पे डेडिकेटेड चैनल है, जिसमें टीचर से रिलेटेड बातें, स्टूडेंट, डिस्टेंस लर्निंग, इसकी बातें होती हैं। जनरल कंपटीशन या और की बातें इस चैनल पे नहीं होती है। तो विलम्ब न करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जहाँ जो भी दिक्कत आती है इग्नू से रिलेटेड आप उसका फ़ायदा उठाएं। ये आपका सारा प्रोग्राम इन दिनों फ्री है, चूँकि ये स्पॉन्सर करता है स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, वो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा स्पॉन्सर ये सारी चीज़ें हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ MHI 01 प्राचीन और मध्ययुगीन समाज, यानी MA प्रथम वर्ष का पहला पेपर है। दिस इज़ द फर्स्ट पेपर ऑफ द MA फर्स्ट ईयर। बहुत शानदार पेपर है। इसमें हिस्ट्री प्री हिस्ट्री से शुरू होती है, यानी प्राग इतिहास से शुरू होती है, देन प्रोटो हिस्ट्री में आती है, आदि इतिहास में आती है, देन ऐतिहासिक काल की बात करती है। वेरी गुड सिलेबस एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो पहला है इकाई 1 शिकार और शिकार संग्रह। ठीक है, तो मनुष्य पहले क्या करता था? हंटिंग करता था, शिकार करता था, यानी एनिमल के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी थी। किसके लिए? भोजन के लिए। तो पहली इकाई ये है। अनदर पशुपालक और खाना बदोशी, यानी अब वो क्या किया कि एनिमल्स का पालन शुरू किया और नोमैडिक लाइफ था, एक जगह टिक के नहीं था, चलता फिरता अपना जीवन था, बहुत सुख शांति रही होगी। तीसरी इकाई कृषि की ओर संक्रमण, ट्रांजिट कर रहा है मनुष्य टुवार्ड्स एग्रीकल्चर। फोर्थ यूनिट इज द नवपाषाण क्रांति, नियोलिथिक एज। यहीं से मानव का जीवन बदलने लगा, यहीं से मनुष्य का पूरी कहानी, आधुनिक कहानी शुरू होती है नियोलिथिकल रिवॉल्यूशन के बाद। इसी में मानव ने उन सारे चीज़ों को हासिल कर लिया जिसके बदौलत आज हमारे पास 10,000 वर्षों का इतिहास है। इतिहास तो बहुत दिनों से है, लेकिन जो चीज़ ये पूर्वजों ने जो चीज़ हासिल किया, यहाँ तक के पूर्वजों ने, बल्कि एग्जैक्टली नहीं, उसके बाद हम लोगों को लगभग 10,000 वर्ष के बाद इनके टक्कर की चीज़ हम दे पाए। क्या इन्होंने आविष्कार कर लिया ऐसा? तो 3 चीज़। भाषा इन्होंने किया, जिसमें हम बातचीत करते। अगर भाषा नहीं होता तो आप सोचिए कि मानव समाज कहाँ जाता। इसी पूर्वज की कृपा है कि इन्होंने पहिए का आविष्कार कर लिया, पहिया बना दिया, तो चाक भी चलाया पहिए की तरह, तो बर्तन भी बनाने लगा और दूरी अब मुट्ठी में आने लगी। अब वो एक जगह से दूसरे जगह आराम से पैदल के तुलना में किसी मवेशी की मदद से गाड़ी बैल पे चलने लगा। और तीसरा आविष्कार इन्होंने क्या किया? आग का आविष्कार कर दिया, अग्नि का। और उससे क्या हुआ? इनकी आयु बढ़ने लगी, इनका जीवन सुरक्षित हो गया, कृषि के लिए हथियार मिल गया। अग्नि से क्या फ़ायदे? तो अग्नि के द्वारा भोजन पकने लगा। अग्नि के क्या फ़ायदे? तो जंगल की सफाई करने लगे। अग्नि से क्या फ़ायदा? तो अग्नि जला के रख दो, खतरनाक जानवर नहीं आता था, वो सुरक्षा प्रहरी था, वो गार्ड बन गया। तो ये तीनों इन्होंने किया और अंत में आके हमने इसके टक्कर की एक ही क्रांति की है, वो सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की है दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद नवपाषाण क्रांति का दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ा? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, इसकी बात करते हैं। देन अभी मैं सिलेबस पे बात कर रहा हूँ, यूनिट 6 आरंभिक सभ्यताओं की सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिवेश, मतलब इनिशियल environment of the cultural and natural environment of early civilization, यानी आरंभिक सभ्यताओं का सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिवेश कैसा था, प्रौद्योगिकी आधार और सामाजिक आर्थिक मापदंड,
सोशियो इकोनॉमिक एंड टेक्निकल बेस ऑफ द सोसाइटी, लेखन और कलात्मक अभिव्यक्ति, राइटिंग एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, सामाजिक ढांचे की पुनर्संरचना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, राज्यों और साम्राज्यों का निर्माण, स्टेट्स एंड एम्पायर्स बिल्डिंग, फारसी साम्राज्य, फारस एम्पायर या पर्शियन एम्पायर, प्राचीन यूनान, एंशिएंट यूनान या ग्रीस की सभ्यता जिसको कहते हैं। इसके बाद रोमन साम्राज्य, द ग्रेट रोमन एम्पायर, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ये 2 कॉन्टिनेंट के संबंध में आ गए। क्यों आए? तो चूंकि रोमन साम्राज्य का ही पूरा पार्ट, ये एशिया का एक बृहद पार्ट, और पूरा यूरोप, और यूरोप से ही बना कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ये एलिनेट होता है, अफ्रीका एलिनेट होता है। इसकी अपनी एक अलग से सभ्यता बनी। खानाबदोश, नोमाडिक लाइफ, प्रवर्ती रोमन समाज, लेटर रोमन सोसाइटी, इस्लाम एंड अरब, देन चाइना, चीन, सामंतवाद एक परिचय, फ्यूडलिज्म एंड इंट्रोडक्शन, फ्यूडलिज्म टाइप और स्ट्रक्चर्स, सामंतवाद रूप और संरचना, व्यापार का अभ्युदय तथा सामंतवाद का पतन, इमरजेंस ऑफ ट्रेड एंड डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। बहुत बड़ी यूरोप की घटना है फ्यूडलिज्म। वहीं से उसी के पतन के बाद एक नई दुनिया बनती है और बहुत तेजी से दुनिया बदलती चली जाती है। समुद्री व्यापार, ओशन ट्रेड, व्यापारी समुदाय, ट्रेड कम्युनिटीज, वाणिज्यिक प्रथाएं यानी कॉमर्शियल एक्टिविटीज, शिल्प उत्पादन, धार्मिक संस्थाएं, आधुनिक विश्व की ओर संक्रमण और जनसंख्या की प्रवृत्ति, ट्रांजिट टुवार्ड मॉडर्न वर्ल्ड एंड पॉपुलेशन नेचर, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, युद्ध कौशल, संचार और प्रौद्योगिकी, नातेदारी और परिवार का ढांचा, किनशिप एंड फैमिली स्ट्रक्चर। तो ये सिलेबस है। अब मैं कुछ बातें पढ़ा रहा हूँ जो आपको असाइनमेंट के लिए भी मदद करेगा कि हाउ टू राइट असाइनमेंट, कैसे लिखा जाए। और जो कुछ भी चाहिए रिटर्न में, पीडीएफ में, आप हमारे ऑफिस में फ़ोन करके फ्री में ले सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रीस में अभिजात वर्ग और किसानों के बीच संघर्ष की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। इस संघर्ष की परिणति कैसे लोकतंत्र की स्थापना में हुई। बहुत बड़ी बात है कि इन एंशिएंट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट्री इन एंशिएंट ग्रीस, या आप यूनानी इसको बोल सकते हैं। हाउ डिड दिस कॉन्फ्लिक्ट कल्मिनेटेड द एस्टैब्लिश ऑफ डेमोक्रेसी, इससे कैसे डेमोक्रेसी की स्थापना हो चली है, किसके, यानी इलीट वर्ग के। ये यूरोप के इतिहास में सदैव याद रखिएगा। जैसे भारत में वर्ण व्यवस्था है, समाज 4 वर्णों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसी तरह से शुरू से यूरोप में 3 स्ट्राटा है। एक क्लर्जी कह लीजिए, पुरोहित वर्ग कह लीजिए, शासक वर्ग समझ लीजिए, वो बिल्कुल अपने ब्राह्मणिकल ऑर्डर की तरह है। बाद में वही पुरोहित वर्ग पूरे यूरोप को नचाता है और पोपवाद की शुरुआत होती है। उसी के हाथ में राज सत्ता भी होता है। देन एक प्रोफेशनल ग्रुप है जो हमारे वैश्य समाज की तरह है। वैश्य व्यापारिक एक्टिविटी करता था, लेकिन ये प्रोफेशनल्स में टीचर हो गया, प्रीचर्स हो गया, किसी को किसी ढंग से मदद करने वाला हो गया, ट्रेडर्स भी हो गया। सारा मिडिल क्लास एक्टिविटीज़ को आप सेकेंड ग्रुप में डाल सकते हैं। और थर्ड वन इज़ द, बिल्कुल बुरा हाल था, कॉमनर्स थे, कभी वो बेचारे दास बने, वही किसान थे, और बड़ी दुर्दशा थी। अपने यहाँ जो गुप्त काल में चंडालों की जो हालत हो गई थी, एटलीस्ट दास प्रथा अपने यहाँ इस रूप में, यूरोपियन रूप में नहीं रही है, लेकिन उससे अच्छी स्थिति अपने यहाँ भी नहीं रही है।
जिससे बिगाड़ लिया जाना, बंधुआ मजदूरी करवाना, ये सारी चीज़ें दास प्रथा का ही रूप है। थोड़ा बहुत अमानवीय है, बहुत पीड़ादायक है यहाँ का ट्रेडिंग और तमाम चीज़ें स्लैबरी की, दास प्रथा की। हिंदुस्तान का उतना हृदय को द्रवित नहीं करता है, उतना पीड़ादायक नहीं है, बट स्थिति अच्छी नहीं थी। तो पुरातन युग जिसको बोलते हैं 800 से 500 समान काल से पूर्व, बार बार इतिहास में मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को लिखना शुरू कर दें। बहुत दिन हो गया सिस्टम बदले हुए, अभी भी लोग ईसा पूर्व कोई किताब लिख देता है। खासकर जो इतिहास की एक बड़ी विडंबना है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ एक भी किताब इतिहास में, मानक किताब हिंदी में नहीं लिखी गई है, ऑल आर ट्रांसलेटेड। ये सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे लाखों रुपया खर्च कर यूपीएससी आईएएस बनने की तैयारी करते हैं, लिख नहीं पाते, ओरिजिनल वर्ड नहीं मिलता है, ना कोई समझाने वाला है कि यार थोड़ा दिल लगा के लिखना सीख जा, पढ़ थोड़ा कम, लिखना ज़्यादा सीख जा, भोजन कम कर, पचाना ज़्यादा सीख जा, तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। इस बीमारी पे किसी की नज़र नहीं है। आप लोग यार चीज़ों को समझने की कोशिश करो और उसको अपनी भाषा में लिखो ना, जो भी भाषा जानते हो, अच्छा करोगे, बशर्ते कि मतलब कुछ उठपटांग मत करो। अब ईस्वी लिखते हो, इतिहास के अच्छे आदमी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ईस्वी अपने आप में विवादास्पद है, वो कॉमनल शब्द है। ईसा मसीह को क्यों मानूं अगर मैं नहीं मानता हूँ, मैं नास्तिक हूँ, मैं क्यों मानूं ईसा, ईश्वर या किसी को? तो उसके लिए हिस्ट्री में, वर्ल्ड में ये व्यवस्था कर दी गई कि टाइम लाइन पे जो पॉजिटिव की ओर है, यानी ईस्वी से जो आगे की ओर पॉजिटिव जुड़ना वाला ईयर बढ़ेगा तो समान काल कहलाएगा। घटने वाला जो होगा, निगेटिव होगा, एक्स एक्सिस पे अगर मैथ में पढ़े होगे, निगेटिव जो जाता जाएगा वो सामान्य काल से पूर्व होगा, जीरो जो होगा सामान्य काल होगा। तो लगभग 800 से 500 सामान्य काल से पूर्व अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो ये लगभग उत्तर वैदिक काल बैठता है। पोस्ट वैदिक काल मतलब ट्रांजिशनरी फेज है कुछ इसमें से, लेकिन मोटा मोटी ये उत्तर वैदिक काल बैठता है कि पूरे ईरान यानी ग्रीस में भूपति अभिजात वर्ग किसानों के बीच टकराव होते थे। इसीलिए यूरोप है कि ये चीज़ हमारे यहाँ कब आई है? हमारे यहाँ ये चीज़ लगभग आज़ादी के बाद आई है। थोड़ा बहुत सुगबुगाहट हुई है, खासकर ट्राइबल्स के बीच, थोड़े पीजेंट्स मूवमेंट भी हुए हैं, लेकिन टकराहट आज भी ये देखने को मिल रहा है, जिसको आप नक्सल मूवमेंट के रूप में जानते हो या और सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, ट्राइब्स कल्चर में खूब जागरूक रहे हैं ट्राइब, पूरा लोहा लिया है अंग्रेज़ों से डे वन से, यानी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को भी फेस करना पड़ा है से लेकर और 1947 तक उन्होंने लोहा लिया है। थोड़े बहुत किसानों ने लिया है, खासकर बंगाल प्रेसिडेंसी के किसान, यानी बिहार, बंगाल, असम, बांग्लादेश वाले किसान, उन लोगों ने ज़मींदारी व्यवस्था के खिलाफ थोड़े आंदोलन हुए, लेकिन वैसी स्थिति नहीं बनी। लेकिन इतना जल्दी अर्ली इनमें जागरूकता होता है, और इसकी ठोस वजह थी कि ऐतिहासिक परिवर्तन, जो भूपति अभिजात वर्ग था, दे आर वेरी पावरफुल, वो समय के साथ बहुत पावरफुल हो गया था, और वो चाहता था किसानों को बिल्कुल दुर्दशा, दुर्दिन कर दूं, मतलब दाने दाने के लिए उसको मोहताज रखूं। लेकिन वो एग्रीगेरियन सोसाइटी था, वो ही बेचारा खेती करके ला रहा है, वही अपने पसीनों से चीज़ों को सींच रहा है, और उस बेचारे को कुछ नहीं मिल रहा है। तो इन लोगों ने कहा ऐसा क्यों हो रहा था? चूंकि इनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं था, पॉलिटिकल पावर इलीट्स के पास था, अभिजात वर्ग के पास था, उसने उस पर कब्जा कर रखा था, और वहीं से चीज़ें शासित होती थी। उस शासन व्यवस्था को अब किसान अपने पाना चाहता था, तो ये बेचारे भूखे मरने लगे। फिर इन्होंने झंडा उठाया विद्रोह का, और लगातार चलने वाला संघर्ष 600 समान काल में बहुत संकट की स्थिति में पहुंच गया। द मीड ऑफ द दिस कि 600 में 200 साल को संघर्ष चला। इतिहास की एक ब्यूटी है
इतिहास का संघर्ष बहुत लंबा चलता है मित्रों। तो चला, और तो फिर अभिजात वर्ग में एक प्रेशर पड़ा, प्रेशर बिल्डअप हुआ। इसीलिए प्रेशर जब भी किसी सत्ता पे बिल्डअप होता है तो सत्ता तंत्र एक सुरक्षा का दरवाज़ा खोलता है, वो सोचने लगता है, नहीं तो भ्रष्ट कर जाएगा। तो उन लोगों ने सोचना शुरू किया और किसानों को रियायत देने की बात होने लगी और रियायत दिया जाने का। इस रियायत में जो सबसे ग्रीस का जो इम्पोर्टेंट सिटी था एथेंस, उसको हम पढ़ते हैं इतिहास में, एथेनियन डेमोक्रेसी। तो एथेंस में बहुत पुराना सिटी है, एथेंस में किए गए सुधार की जानकारी का हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण है बहुत ज़्यादा, सब अन्य जगहों से ज़्यादा। और यूनान के अधिकांश हिस्सों में इतिहास करवट लेने लगी और 504 सामान्य काल में पूर्व में एथेंस वासियों ने सुधार को कार्यान्वित करने के लिए एक सोलन नामक पंच की नियुक्ति की। हो गई कहानी मज़ेदार। ये सोलन कौन था? तो ये प्रॉब्लम सॉल्वर आ गया। ये सोलन पंच जो था, मूलतः इन लोगों का डिमांड था पीजेंट्स को, किसानों का, कि भाई हमारे ऊपर जो ज्यादती हो रही है इसका फैसला करो मिल बैठ के। तो मिल बैठ के जैसे ही फैसला की बात आई तो क्या हुआ, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसको सामूहिक बार्गेनिंग के लिए क्या यूज करेंगे, समझौता वादी, कि भाई जैसे बार्गेनिंग वही शब्द है, जैसे आप बाजार से बैगन खरीदने जाते हो, बोलते हो यार 10 रुपये, अरे 5 रुपये दो, अरे मोबाइल 10,000, अरे 9,000 का दो। तो सामूहिक सौदाबाजी, एग्जैक्ट वर्ड होगा सौदाबाजी। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग हुआ। तो कलेक्टिव, जब समूह खड़ा होगा तो समूह ही तो जनतंत्र है, समूह ही तो प्रजातंत्र है। जब एक से अनेक किसी चीज़ को मांगने लगे तो प्रजातंत्र आ गया, प्रजा जग गई। अब सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हमारे दिनकर राष्ट्रकवि ने कहा है कि अब सोलन की नियुक्ति कहाँ से हो गई, तो कॉमनर्स के बीच, सामान्य जन, किसान के बीच से। अब जैसे ही हुई तो जब पंच आया तो उसके सामने तो समस्या रखी गई। अब समस्या रखी गई तो पंच ने फैसला सुनाना किया। तो आम सहमति के आधार पर एक खास समय में सोलन को व्यापक अधिकार दिया गया और ऋण बंधन का उल्लंघन सोलन का सबसे प्रमुख परिवर्तन रहा। जो ऋण किसी से लेने से जो बंधक बना देता था उसको सोलन ने रिजॉल्व किया, कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा। तो सबसे पहला क्रांतिकारी काम सोलन ने ये किया। यानी सोलन एक व्यक्ति नहीं, एक पोस्ट है, ये याद रखना, जज का पोस्ट है एक तरह से। किसान ऋण के बोझ तले दबे हुए थे और उनकी प्रमुख समस्या थी कि पहाड़ियों में छोटी छोटी ज़मीनें हुआ करती थी और उसको अमीर भूपतियों से लेना पड़ता था। उसके बाद वह ऋण नहीं चुकाता था तो उसकी भूमि जब्त हो जाती थी और बहुत नाम के पेट भर भोजन भी नहीं मिलता था और भूपतियों के यहाँ काम करना पड़ता। फिर उसने, किसानों ने मांग रखी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया जाए, क्योंकि लैंड क्या हो गया था, एक तरह से जब्त कर लिया गया था। तो जब लैंड जब्त हो गया तो उस लैंड को पुनर्वितरण के लिए बात चली और सोलन के तहत ऋण बंधन से उन्मुक्त का अर्थ यह था, यदि एथेंसवासी मुक्त किसान ऋण का भुगतान करने में असमर्थ होते तो उन्हें बंधुआ या गुलाम बना लिया जाता था, जो मैं पहले बोला। तो उससे उनको अब मुक्ति मिलने लगी। और इन सारी चीज़ों के बाद मोटा मोटी ये समझिए कि फिर फैसला हुआ, अभिजात वर्ग का पावर सीज किया गया और पावर सीज करने के बाद किसानों को के हाथ में पावर आया और इस तरह से दुनिया में पहली डेमोक्रेसी रिटर्न में जिसका साक्ष्य है, जिसको सही अर्थों में डेमोक्रेसी कहेंगे, वो एथेनियन डेमोक्रेसी है। हालांकि मैं बिहार से हूँ, बिहार में लोग वैशाली में कहते हैं, लेकिन ये सिस्टम वैशाली में नहीं था, न इतना न्याय था और न वो समय है। वैशाली से लगभग ये 75-100 साल पहले की ये घटना एथेंस में हो जाती है। इसलिए एथेनियन डेमोक्रेसी इज़ द वन ऑफ द एंशिएंट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड इन द रियल सेंस ऑफ द डेमोक्रेसी, जहाँ मास अपने प्रॉब्लम को लेकर अपने को लिबरेट करता है, अपना मुक्ति पाता है सोलन के द्वारा। तो ये हुआ। अब इस पर डिटेल आप चाहते हो
फ्री में सब कुछ है। अब आपकी इच्छा है कि आप फ्री में लें या ना लें, आपके लिए अवेलेबल है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और ऐप को डाउनलोड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। खानाबदोश साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड द नोमैडिक एम्पायर? खानाबदोशों का भी एक साम्राज्य रहा है। अद्भुत घटना है वर्ल्ड हिस्ट्री की ये सब चीज़ें। आपकी अध्ययन अवधि के दौरान खानाबदोश स्थानांतरण के पैटर्न की चर्चा कीजिए। डिस्कस द पैटर्न ऑफ नोमैडिक माइग्रेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर स्टडी, यानी अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड में बात कीजिए, नियोलिथिक एज में जाके बात कीजिए। तो क्या देखते हैं कि पशुपालक खानाबदोश को कई तरह से परिभाषित किया जाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफिनेशन फॉर द नोमैडिक्स पीपुल। पहला है एम.ए. खोजानोव का, बहुत बड़े हिस्टोरियन है एंशिएंट। उन्होंने कहते हैं एक ऐसी भोजन संग्रह करने वाली अर्थव्यवस्था जिसमें संपूर्ण समुदाय भोजन की आपूर्ति के लिए अपने पशुधन पे आश्रित रहता है। क्या क्रस निकला? किनका? ए.एम. खोजानोव का क्या क्रस है कि टोटली डिपेंड्स अपॉन एनिमल। तो नोमैडिक इकोनॉमी, द बेस ऑफ द नोमैडिक इकोनॉमी का आधार क्या निकला? पशुपालन। तो पशुपालन पे ही सारा खेल था। यही इनकी क्षमता थी, यही इनका धन था, यही इनकी संपत्ति थी, जिसकी झलक हमें अर्ली वैदिक फेज में भारत में भी मिलती है। लगभग इससे थोड़ा पहले ही भारत में हमको मिलती है। कि अगर क्वेश्चन बने इंडियन हिस्ट्री का कोई स्टूडेंट कि इज इट इंडिया अर्ली वैदिक ईरा वॉज नोमैडिक एम्पायर, तो बिल्कुल यस, नोमैडिक था। कोई चीज़ एस्टेब्लिश नहीं हो रहा था। लेटर वैदिक धीरे धीरे एस्टेब्लिशमेंट की ओर चला हुआ। एक दूसरे हिस्टोरियन है डाइसन हडसन। डाइसन हडसन के अनुसार पशुपालक खानाबदोश वे लोग हैं जो अपने पशुओं को लेकर पूरे वर्ष घूमते हैं ताकि पशुओं को बेहतर चारा मिल सके। कई परिस्थितियों और कारणों से उनके इस आवागमन की अवधि बारंबारता पद्धति अलग अलग हो सकती है। यह घास और पानी की खोज में कई निरुद्देश भटकाव नहीं था, जैसा कि कुछ चीनी स्रोतों में बताया जाता है। अब देखिए कि डाइसन हडसन कहते हैं कि खानाबदोश सोसाइटी में क्या था? माइग्रेशन था। एक आंतरिक गतिशीलता थी कि अपने पशु को बेहतर भोजन चारा देने के लिए वो घूमते थे। हालांकि इतिहास में इसमें डिबेट है। जैसे चाइनीज लोग कहते थे बस पर्पसलेस से घूमते थे, नहीं, बिल्कुल पर्पस था। और यही संस्कृति ने इतिहास में, समझ लीजिए कि ईसा मसीह से लेकर इस्लाम के उद्भव में इसका बहुत बड़ी भूमिका है, जो कभी मैं क्लास में बताऊंगा। एक साइकोलॉजी है उस पूरे पश्चिम एशिया और यूरोप के उस भाग का, कि होता क्या था कि खेती की लैंड बहुत फर्टाइल नहीं थी। बड़ा दूर दूर एक आध दूर मिलता था। अब लोग कुछ भी भेड़ चराने चले गए, कुछ भी चराने। तो एक पशु अगर घास का मैदान हो, सपोज डैट हिंदुस्तान के कॉन्सेप्ट में देखें, खासकर पूर्वी भारत की ओर, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, बांग्लादेश, तो देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द सीजन्स कि थोड़ा ही अगर 1 किलोमीटर कोई गाय भैंस चढ़ लेती है तो पेट भर जाएगा। लेकिन इसी काम को करने के लिए यहाँ 25-25 किलोमीटर तक चलना पड़ता था जानवर को। आदमी भी साथ चल रहा है। तो प्रकृति की एक अपनी इन्वायरमेंट, अपना परिवेश, धूप की गर्मी, बारिश, तमाम चीज़ें। तो मनुष्य बहुत कठिन वक्त को गुजारता था मैदान में, और उससे जो एक थॉट प्रोसेस उसका बनता था अनभिज्ञ चीज़ों को समझने के लिए, एक धारणा बना ईश्वर प्रकृति उसके डिकोड करने के लिए। तो बहुत सारे रिलीजन और सेक्ट वहीं पे जन्म लेते हैं। ठीक इसके विपरीत में भारत की ब्यूटी है कि इंडो गैंगेटिक प्लेन में बहुत आराम से लोग जीवन जी रहे हैं। बहुत कम देर में कुछ छींट दिया, पर्याप्त हो गया, तो बहुत रिलैक्स है। इस धर्म में बहुत दयावान हिंदुत्व में हम देखते हैं कि चूँकि बहुत रिलैक्स होकर वो चट्टानी संघर्ष नहीं करना पड़ा, वो दिखता है। वो बुद्ध में भी दिखता है, यहाँ के सब चीज़ों में, कि चीज़ें
दया द्रवित और परिस्थिति से हुए, प्रकृति उनको सपोर्ट किया है। तो ये डिफरेंसेस है। खैर, हिस्ट्री की यही ब्यूटी है कि जितना को रिलेट करके पढ़िएगा कभी नहीं भूलिएगा। यह इस बात पे निर्भर करता है कि वह समूह कहाँ रहता है, उसकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, कितने पशु हैं और कैसे पशु हैं, उनकी देखभाल करने वाले कितने लोग हैं। यह आर्थिक उत्पादन का एक रूप है और इसका विकास स्थानबद्ध पशुपालकों से ही हुआ है, जो खेती भी करते हैं और पशुपालन भी किया करते हैं। यूरेशिया मतलब यूरोप एंड एशिया का अधिकांश पशुपालक खानाबदोश समाज थोड़ी बहुत खेती तो करता ही था। नेक्स्ट, अब खानाबदोश के जीवन और स्थानबद्ध जीवन को एक दूसरे के सामने रखकर हम मामले को और उलझा देते हैं, क्योंकि यह सब परिस्थिति और संदर्भ पर निर्भर करता है। खानाबदोशों को सही संदर्भ में समझने के लिए ज़रूरी है कि मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और पशुपालन जीवन उनके जीवन यापन का मुख्य आर्थिक आधार है। यह समझना चाहिए कि पारिस्थितिकी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से खानाबदोश घुमंतु होते हैं। पारिस्थितिकी, अब कहीं का इन्वायरमेंट ऐसा हो गया, बहुत ठंडी हो गई, तो अच्छा, दिस इज ए नेचुरल फिनोमेना। आज भी देखते हैं कि इन दिनों आप देखेंगे कि मनुष्य तो अस्थिर हो गया, चला था एक साथ, किसके साथ? प्रकृति को एक साथ लेकर। हम सब खानाबदोश थे, लेकिन हमने अपने जीवन को कहाँ कितना सुंदर बना दिया। आज भी पक्षी जैसे ही साइबेरिया और यूरोप में उस इलाके में ठंड पड़ती है, सारा माइग्रेट होकर हिंदुस्तान से लेकर बांग्लादेश तक चले जाते हैं। जहाँ पौंड, पोखर, तालाब मिलता है, मछलियाँ, भरपूर भोजन मिलता है, वहाँ रहते हैं। उसी तरह से इन्वायरमेंट बहुत बड़ा फैक्टर था कि वो माइग्रेशन के लिए। उसके बाद राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण, आपस में कबीलियाई लोग लड़ लेते थे, एक कबीला दूसरे से अलग हो जाता था, आता जाता रहा। उसके बाद आर्थिक कारण और सोशल कारण दोनों एक दूसरे से मिले हुए थे। सोशल कारण में उन दिनों क्या था, तो चीज़ें तो बराबरी पे थी, लेकिन लिंग भेद की बहुत समस्या, बहुत ढंग की जातियाँ, उससे कुनबा का विभाजन हो जाना, आर्थिक के पीछे जो मेन भोजन की तलाश, चूँकि अभी अधिशेष सिस्टम नहीं आया था, ज़रूरत से ज़्यादा मनुष्य को नहीं मिला था, वही जब मिलने लगा तो पगला गया मनुष्य। और ये दुनिया इतनी सुंदर और ठीक इतनी विद्रूप, इतना अगली, इतना बदसूरत दोनों बनी है, अधिशेष की कहानी है, जिस कहानी को फिर भौतिकवाद में लोगों ने डिफाइन किया। अंत में मार्क्स ने उसको कोडिफाई कर दिया, उसको एक तरह से एक खास दृष्टि दे दी, और उसके बाद वो संसार का एक धारा बन गया। तो इस आर्थिक परिप्रेक्ष्य में और अन्य कारणों से स्टेप्स के इतिहास के प्रारंभिक और मध्यकालों में विशाल स्टेप साम्राज्यों की स्थापना हुई। स्टेप्स का इतिहास इन साम्राज्यों की अवनति और पतन का इतिहास है। यूरेशिया महादेश पृथ्वी का सबसे बड़ा भूभाग क्षेत्र है। आज भी एक क्षेत्र में तटीय राज्य शामिल हैं जो समुद्र से जुड़े हुए हैं, जिनके पास कृषि और व्यापार के अपार धन इकट्ठा हो गया। जो भी सी कोस्ट से जुड़े थे यूरेशिया के, आप सोचिए कि सी कोस्ट के यूरेशिया का कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ है। तो सी कोस्ट से देखिए बड़ा अच्छा है कि कुछ चीज़ें मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, आके इधर नीचे भूमध्य सागर अरब सागर में मिल जाती है, तो पूरा एक तट बन जाता है। कहाँ से? वहाँ स्पेन से बनना शुरू होता है और बीच में वो लैंड लॉक हो जाता है। लेकिन ऊपर मिस्र है, मैप पढ़िएगा, मैं भी कोशिश करूँगा, मैप जरूर देखा कीजिए इतिहास। तो वहाँ पे बाद में अभी आधुनिक काल की घटना है, सुएज नहर खुल गया, तो सीधा सुएज नहर से ऊपर जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर को पार करते स्पेन के बाद अंध महासागर में चला जाएगा, अटलांटिक में चला जाएगा, और यहाँ खुल गया सुएज नहर। तो सुएज नहर जैसे ही खुल गया तो सीधा वो अरब सागर में आ जाता है। और फिर यहाँ पे पूरा पश्चिम ये दक्षिण एशिया का पूरा इलाका है, और उधर से नीचे आते हुए भारत है। तो देखिए ज्योग्राफी कैसे अब सेपअप करता है। अब ज्योग्राफी का इंटरवेंशन ह्यूमन सोसाइटी में होता है कि जो समुद्र तटीय इलाका है
वो बहुत अच्छा कर गया। समुद्र तटीय इलाका अच्छा कर गया, और उसके बाद का जो इलाका था अंदरूनी हिस्सा, जिसमें चारागाही जीवन पद्धति थी, तटीय राज्यों में अस्थायी आबादी वाले लोग रहते थे, कृषि और व्यापार पर आश्रित थे। यानी नोमाडिक साम्राज्य धीरे धीरे खोजते खोजते एस्टेब्लिश कर दिया अपने को समुद्र के साथ, वो एस्टेब्लिश हो गया। और जो भीतर के लैंड में रह गया, लैंडलॉक जगहों पे रह गया, जो भूमि से घिरा क्षेत्र था, वहाँ नोमाडिक साम्राज्य या नोमाडिक लोग बने रहे। तो क्या हुआ, ऑड एंड इवन डेवलपमेंट मनुष्य का हुआ। अब ये व्यापार वाले अधिशेष करने लगे, और करते करते फिर इनको गुलाम बनाने लगे। बड़ी रोचक कहानी है खानाबदोश साम्राज्य की। तो इस तरह से इस आंसर को समझिएगा तो अच्छा से लिखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को पढ़ाना मुश्किल है। अब एक बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन है कि सामंतवाद के पतन की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। क्या नगरीय केंद्रों के विकास ने सामंतवाद के पतन में योगदान किया? अब इसको करने से पहले आप समझिए कि सामंतवाद क्या था। व्हाट इज फ्यूडलिज्म? तो फ्यूडलिज्म जो था एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था यूरोप में थी, और 7वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति होती है, और 12वीं शताब्दी में ये इसका पतन होता है। और कई चरणों में अलग अलग इसके चाल चरित्र हैं। तो यही पॉलिटिकल पावर भी था, यही इकोनॉमिक पावर भी था, और इतना ज़्यादा अमानवीय था कि शायद इसको पढ़ाने में हर संवेदनशील आदमी का आंसू निकल सकता है। तो अब क्वेश्चन मुझे सामंतवाद से नहीं है, हम पतन की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए और नगरीकरण का क्या योगदान रहा, उस पे आते हैं। तो 1920 और 30 के दशक में बेल्जियम का एक बहुत ही ब्रिलियंट हिस्टोरियन है हेनरी पीरेन। उसने 3 पुस्तकें लिखी। पीरेन की पुस्तकें हैं मेडिएवल सिटीज़, देयर ओरिजिन एंड रिवाइवल ऑफ ट्रेड, यानी मध्यकालीन शहरों का उदय और व्यापार का पुनर्स्थापना। इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल यूरोप, ये तो सबसे बेहतरीन किताब है। इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल यूरोप हेनरी पीरेन की सबसे बेहतरीन किताब मैं मानता हूँ। तथा मुहम्मद एंड सालमान सामंतवाद के ये सामंतवाद के उत्थान में जब ये अपने नज़रिए से पीरेन देखते हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि इसके पतन में और उत्थान में दोनों में व्यापार की भूमिका सबसे अधिक रही। कौन बोलते हैं? कॉन्टेस्ट में लिखना होगा, इतने बड़े हिस्टोरियन के थ्रू ही, गप नहीं लिख सकते हैं इतिहास में, इसलिए चलना होगा। पीरेन को कभी नहीं भूलना होगा कि हेनरी पीरेन का कहना है कि सामंतवाद का इमरजेंस भी हुआ और डिक्लाइन भी हुआ। कौन सा फैक्टर है? एक ही फैक्टर है, वो व्यापार है। व्यापार के चलते ही उसका उत्थान हुआ और व्यापार के चलते ही उसका पतन होता है। अब कैसे? तो सामंतवाद ने अधिशेष बनाना शुरू कर दिया। अधिशेष का मतलब सरप्लस, बहुत ज़्यादा होने लगा। उस सरप्लस से क्या हुआ कि उनके जीवन में भौतिकता बहुत आ गई, और वो एडमिनिस्ट्रेशन में एक हायरकी था, 4 चतुर्थ वर्टिकल एक हायरकी था, ऊर्ध्वाधर। तो ऊपर सबसे टॉप पे महाराज सामंत रहते थे, और सबसे नीचे उसके गुमस्ता रहते थे। उनको सारी सुविधा गुमस्ता के द्वारा मिलती थी। जब बोले लठैत भी आ जाता था, टैक्स भी गांव में किसान से शुल्क आया, और वो बड़े अय्यासी की जीवन जीने लगे। और धीरे धीरे उसका परिणाम उनके इर्द गिर्द उनके सेवा करते करते, जिस ढंग की ज़रूरत थी, बर्तन बनाना वाला का अड्डा बना तो उसको पोर्टर्स सप्लाई करने लगा, कपड़ा धोने वाला वॉशरमैन सप्लाई, तमाम चीज़, सब्जी, अच्छे मसाले, मीट मछली मिलने लगा, और एक दूसरे की डिपेंडेंसी हो गई। कला, नृत्य, नाच, सब की व्यवस्था हो रही है। तो इर्द गिर्द शहर बसने लगे। तो जैसे ही शहर बसे, तो शहर ने एक काम किया है, चेतना को जरूर जगाया।
अगर शहर मध्यकाल में हिंदुस्तान में नहीं होता तो कबीर नहीं होते, रविदास नहीं होते, बेचारे मोची थे। किसी गांव में वो कह देते क्या कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, काट दिया जाता। जो इतना कबीर खुल्लम खुल्ला चैलेंज करते हैं तो शहर ही है। चूँकि शहर का जीने का तरीका बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है। आज भी मेरे बगल में कौन पड़ोसी किस जात का है मुझे कोई लेना देना नहीं, गांव में माने रखता हूँ, हमारे बगल में गारंटेड है कि दूसरी जाति का लोग रहेगा ही नहीं। तो एक तरह से व्यापार ने दोनों खेल कर दिया। और पीरन के अनुसार लंबी दूरी का व्यापार जिसे हुए ग्रैंड ट्रेड कहते हैं, सभ्यताओं के फलने फूलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी वजह से भूमध्य सागर के पास होने वाले व्यापार के चलते प्राचीन काल के में यूरोपीय सभ्यता में बुलंदी आई, और न केवल समाज की आर्थिक शक्ति बल्कि एक दूसरे देश से इनका कनेक्शन हुआ और उससे कल्चरल डेवलपमेंट हुआ। यानी सांस्कृतिक जैसे ही आना जाना हुआ तो विचार और संस्कृति आने लगी, भारत की सारी चीज़ें भी यहाँ पहुँचने लगी, वेद की भी बात यहाँ पहुँचने लगी, भारत के मसाले की भी बात होने लगी, भारत की क्या परंपरा है वो भी होने लगी। जब 7वीं शताब्दी में मुसलमान अरब सागर से भूमध्य सागर पार के व्यापार को बाधित किया, अब मुसलमान पावरफुल हो गया, तो अरब ने पूरब में अलेक्जेंड्रिया और पश्चिम में जिब्राल्टर के प्रवेश पर अपना कब्जा किया। अब अरब यूरोप का व्यापार हुआ। तो आप सोचो कि जब मैप देखोगे तो भूमध्य सागर के मुहाने पे उधर आंध्र महासागर, अटलांटिक महासागर जाने में जिब्राल्टर पर कब्जा कर दिया, और यहाँ क्या कब्जा कर दिया पूरब में, मतलब अपने तरफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया को मैप में देखोगे तो यूरोप का ही है, वही आसपास पूरा यूनान और ग्रीस की सभ्यता और वही सिकंदर का इलाका है, और बीच में सार्डिनिया, ये इटली के पास है। अब नियंत्रण कर लिया, नियंत्रण किया तो यूरोपियन का व्यापार खत्म। इधर उधर निकलेगा मार देगा, इधर निकलेगा मार देगा, बीच में निकलेगा मार देगा। तो फिर ये बेचारे गरीब हो गए और पूरा एंशिएंट वर्ल्ड का इकोनॉमिक ढांचा ही गड़बड़ा गया। और इससे क्या हुआ कि शहरी जीवन यहाँ का डिस्टर्ब होने लगा यूरोप का। चूँकि शहर किस पे, व्यापार पे डिपेंड करता था, वो तो खेती कर, आज भी शहर का मतलब है खेती ना करना और सब कुकर्म कर्म करना, खेती ना करना। तो लंबी दूरी का व्यापार खत्म हुआ और विचारों का आदान प्रदान खत्म हो गया, और विचारों का आदान प्रदान सब कुछ खत्म हो गया। तो कहते हैं प्यारे कि भाई यही तो सामंतवाद था। कितनी अच्छी कि सब चीज़ जब समाप्त हुआ तो सामंतवाद हो गया। फिर 11वीं शताब्दी में धर्म युद्ध हुआ। अब आप पूछिएगा कि 300 वर्षों तक अरबों का व्यापार पे कब्जा रहा। फिर 11वीं शताब्दी में धर्म युद्ध हुआ। इसके बाद जब निकला है यूरोप तो फिर नहीं माना है भाई। फिर वो पुर्तगाल उधम मचाया हिंदुस्तान में आके, और फिर उधर से स्पेन से निकला, वो जाके अमेरिका और पूरी नई दुनिया को खोजा। तो इस तरह से जब धर्म युद्ध हुआ, क्रूसेड जिसको कहते हैं, फिर अरब को हाशिए पे डाला, और फिर हाशिए पे डाला तो फिर व्यापार बढ़ा, और व्यापार बढ़ा तो सामंतवाद का पतन हुआ। तो व्यापार और शहर से जुड़ा हुआ है। इसी पे लोग परेशान रहते हैं। इस पे बहुत सारे मार्क्सिस्टों का अप्रोच है, बहुत लंबी डिबेट है। लेकिन पियरे ने, मुझे याद है आज से 30 साल पहले जब एमए में पढ़ता था तो इतना भयंकर ये टॉपिक लगता था, चूँकि कोई न पढ़ाने वाला न समझाने वाला। अगर काश मैं जैसा मुझे गुरु मिला होता तो इतिहास और कहीं उन्हीं दिनों में मैं कहाँ पहुँचा दिया होता। तो लगता था कि बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन एक ही चीज़ देखो कि इतिहास जो है, एक बात याद रखो कि कहानी की तरह नहीं पढ़ो। इतिहास अपनी ऊर्जा खुद पैदा करती है और उसी से ढुलमुल करती चलती रहती है। उस ऊर्जा को पकड़ो, पकड़ते चले जाओगे और आराम से जहाँ चाहोगे वहाँ का इतिहास लिखते चले जाओगे। और उस पर ऑथेंटिक किसने काम किया है, कोई भी कुछ बोल दे उसका कोई हक नहीं। जिसने अपनी रोटी पानी सब कुछ गंवाया है और कुछ भी जीवन जीने के लिए खाया है, जिस टॉपिक से, जिस बात से, वही उस पर अधिकारी है बोलने का। जो एक एक इतिहास की आंतरिक गतिशीलता को जो देखा है, वही सच्चा इतिहास
को बताने वाला हो सकता है। इतिहास कथा कहानी की तरह पढ़ाकर इतिहास को बैगर काम का बना दिया। ये तो पुरुषार्थ की कहानी है जिसका एविडेंस है, ये तो कथा कहानी नहीं है, ये तो पुरुषार्थ की है, चेतना की है, ये विश्व विजय की कहानी है, ये आपके चरित्र निर्माण की कहानी है। और इसी में वो रहस्य है जिसके बदौलत आप फर्श से अर्श पे जा सकते हैं, कुछ भी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। जब भी तनाव में रहे इतिहास की गोद में चले जाए, भरपूर प्यार है, उससे बड़ी कोई माँ नहीं है धरती पे, सब साहस आपको देगी। इसी के साथ इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि मेरे ऑफिस के संपर्क में रहें और पढ़ाई लिखाई कीजिए। इग्नू वाले से मैं बहुत दुखी हूँ, आप लोग पढ़ते नहीं हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा भी, सप्ताह में भी 2-4 घंटा पढ़ लीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है, वर्ल्ड में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है। जय हिंद।